हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपनी वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। जो कि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर नजर डालें तो निफ्टी इस वीक भी 1.1% की अच्छी हेल्दी अपवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई 12,963 का ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से थोड़ी सी गिरावट के बाद 12,860 के आसपास क्लोज हुआ। अगर निफ्टी के वन डे चार्ट पे आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन रेंज से निकल के दूसरे कंसोलिडेशन रेंज में जा चुका है निफ्टी। और अगर इसको थोड़ा और नजदीकी से देखें तो आप देख सकते हैं कि इस कंसोलिडेशन रेंज में इस वीक भी ट्रैवल करता रहा निफ्टी। अभी निफ्टी अपने चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 50, 100, 150 और 200 सारे मूविंग एवरेजेस काफी ऊपर चल रहा है। तो डेफिनेटली काफी बुलिश मूवमेंट है निफ्टी के अंदर। निफ्टी इज स्टिल लुकिंग फॉर डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड कंसोलिडेशन रेंज बनी है वहां पे फिर से निफ्टी एक डायरेक्शन खोज रहा है। अब ये कंसोलिडेशन थोड़ी दिन और तक चल सकती है या फिर ऊपर और नीचे दोनों के ही पॉसिबिलिटीज बने हुए हैं। जब भी कंसोलिडेशन निफ्टी में होती है आप देखेंगे कि उसके बाद एक वाइल्ड मूव होती है या तो नीचे या ऊपर। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस कंसोलिडेशन रेंज की ड्यूरेशन क्या रहती है और उसके बाद किस तरह की मूवमेंट रहती है। अगर वीकली चार्ट पर नजर डालें आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट है। तो वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते की जो कैंडल है वो भी काफी बुलिश है। पिछले वाली वीक में आपने देखा था कि काफी वॉलेटिलिटी थी, काफी लंबी कैंडल थी। इस हफ्ते की कैंडल के टेल्स बड़े हैं बट बॉडी छोटी है। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि अभी निफ्टी में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। आप वीकली कैंडल पे ये साफ देख पा रहे हैं कि वॉलेटिलिटी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। बुलिश मूवमेंट जरूर है निफ्टी की बट ओवरऑल वॉलेटिलिटी के भी इंडिकेटर्स दिख रहे हैं हमें। अगर मंथली चार्ट पर नजर डालें आप देख सकते हैं कि काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे देख रहे हैं। काफी सालों की चार्ट है, करीबन 10-12 सालों की चार्ट है। वहां पे आप देख सकते हैं कि इस मंथ की जो कैंडल बन रही है, नवंबर की जो कैंडल बन रही है कितनी लंबी है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये मंथ रहा है और टुवर्ड्स द अपसाइड रहा है अभी तक, लेकिन काफी वॉलेटाइल मंथ रहा है। तो वहां पे भी काफी लंबी वेरी लॉन्ग बुलिश मंथली कैंडल है अभी तक। काफी बुलिश सेंटिमेंट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जो लंबी कैंडल है उससे हमें ये भी दिख रहा है कि कितनी वॉलेटिलिटी रही है। और आगे मुझे लगता है कि कुछ वीक्स तक ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रह सकती है। अभी कंसोलिडेशन रेंज कब तक ये कंटिन्यूड होता है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद किस तरह की मूवमेंट रहेगी वो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। आरएसआई की जो वैल्यू आ रही है करेंटली वो 71.4 के आसपास आ रही है। तो अभी भी काफी अपने ओवरबॉट जोन्स के आसपास ही चल रहा है। अभी तक लिटरली ओवरबॉट कंडीशन में तो नहीं गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब भी इस रेंज के आसपास 70 के आसपास आरएसआई जाता है तो वहां से जनरली एक रिवर्जन टू द मीन आती है, एक गिरावट थोड़ी सी आती है और फिर से अगला लेग ऑफ अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट निफ्टी शुरू करता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि चूंकि निफ्टी की जो आरएसआई की वैल्यू काफी एलिवेटेड लेवल्स पे है, अपने ओवरबॉट लेवल्स के आसपास अप्रोच कर रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि आगे चल के इसकी क्या मूवमेंट दिख सकती है हमें। लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर ये लग रही है कि एक रिवर्जन टू द मीन, एक कमिंग बैक टू द एवरेजेस वाली बात हो सकती है। हो सकता है कि आरएसआई की वैल्यू में ड्रॉप आए और वो तभी होगा जब निफ्टी में कोई 5-10% की ड्रॉप आती है। तो एमएससीडी पे भी वही इंडिकेशंस मिल रहे हैं जो हमने देखा था कि पिछले हफ्ते ये जो विड्थ थी, जो ये गैप थी बुलिश क्रॉसओवर की, वो काफी बढ़ रही थी, वो थोड़ी फ्लैट सी हो गई है। अभी भी बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यूड है बट उसकी जो गैप थी वो थोड़ी फ्लैट हो गई। तो एमएससीडी पे भी हमें यही दिख रहा है कि अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रह सकती है। ये गैप फिर से वाइड होता है या फिर नैरो होकर फिर से एक बेरिश क्रॉसओवर बनता है, ये हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले इस वीक में। कोविड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर मेट्रिक्स की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं इंडिया में वो 90 लाख क्रॉस कर चुके हैं और जो टोटल नंबर ऑफ फेटेलिटीज है, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 1.32 लाख क्रॉस कर गई हैं।
जो नंबर ऑफ डेली केसेस हैं वो 50-55,000 ऑन अ डेली बेसिस स्टेडी बेसिस पे बने हुए हैं, अभी भी स्टेडी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो 93% को क्रॉस कर गई है। तो कुछ पॉजिटिव बट कुछ नेगेटिव न्यूज भी हैं। जो फेटालिटीज की नंबर है, जो ओवरऑल केसेस हैं वो अभी भी स्टेडीली बढ़ते जा रहे हैं, और दिल्ली में खास करके हमने देखा है कि एक रिसर्जेंस आई है, कोविड की सेकेंड वेव वहां पे चल रही है, और जो नंबर ऑफ डेली केसेस आ रहे हैं वो 8,000 9,000 के आसपास आ रहे हैं। तो डेली बेसिस पे नंबर ऑफ केसेस ऑल टाइम हाई पे हैं दिल्ली के अंदर, और काफी सारी कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं, खासकर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में, कि वहां पे डेली नंबर ऑफ केसेस काफी एक सेकेंड वेव के कारण काफी हाई नंबर, एलिवेटेड नंबर पे। मॉडर्ना, आपको पता होगा कि काफी सारी वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। तो मॉडर्ना जो एक और यूएस की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने जो अपनी वैक्सीन निकाली है, उन्होंने कहा है कि उसकी इफेक्टिवनेस 94.5%, ऑलमोस्ट 95% के आसपास है। और हमने पिछले वीक हमने देखा था कि फाइजर ने जो निकाला था उसकी 90% एफिशिएंसी थी, और जो फाइनल रिजल्ट्स उन्होंने पब्लिश किया उसमें 95% के आसपास इफेक्टिवनेस थी। तो दोनों ही, जो मॉडर्ना और फाइजर, इन दोनों ने अब यूएस एफडीए के पास एक इमरजेंसी अप्रूवल के लिए वो उन्होंने फाइल कर दिया। खासकर फाइजर ने, वो पहली कंपनी है जिसने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए यूएस एफडीए के पास फाइलिंग कर दी है, और ये वैक्सीन उम्मीद है कुछ लोगों को कि दिसंबर के एंड तक या जनवरी तक मैन्युफैक्चर होने लगेंगी। तो ये दोनों ही वैक्सीन जो अभी तक निकली हैं, जिनकी फाइनल रिजल्ट्स आ गई हैं, वो काफी हाई इफेक्टिवनेस वाली लग रही है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। इन्फ्लेशन के कुछ नंबर्स के अगर देख लें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पे हैं। डब्ल्यूपीआई, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है, वो 8 महीने के हाई नंबर्स पे, 8 मंथ हाई फिगर्स पे है। डब्ल्यूपीआई की नंबर जो अक्टूबर में आई है वो 1.48% आई है, जो कि सितंबर में 1.32% थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर में ऑलरेडी एलिवेटेड थी, वहां से भी और ऊंची चली गई है। और इसकी जो हाई इन्फ्लेशन की जो मेजर फैक्टर है वो है फूड प्राइस में की इन्फ्लेशन। तो फूड प्राइसेस की आपको आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हो कि फूड प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन है वो पिछले साल से काफी ऊंची लेवल पे इस बार दिख रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है सप्लाई साइड चैलेंजेस। जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है, या फिर कोविड के कारण जो सप्लाई साइड में चैलेंजेस आए हैं, उसके कारण इन्फ्लेशन की वैल्यू अभी काफी ऊपर चल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर 2020 वाज 7.61%, विच इज द हाईएस्ट इन 6 ईयर। तो 6 सालों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इस साल हमें दिख रही है, 7.61% की रिटेल इन्फ्लेशन में। तो ये तो एक थोड़ी नेगेटिव न्यूज हमने देख ली। एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली, ये दोनों जो रिसर्च फर्म्स हैं, इन्होंने इंडिया के ऊपर जो उनकी जीडीपी फोरकास्ट थी उसमें एक पॉजिटिव रिवीजन किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल यानी FY22 जो फिस्कल ईयर होगा, उसमें इंडिया की जो जीडीपी होगी वो 13% से राइज करेगी। फिर उन्होंने पहले कहा था कि इंडिया की जो जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर में 14.8% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसको इन्होंने एक तरह से पॉजिटिवली रिवाइज करके कहा है कि अब 14.8% नेगेटिव नहीं होगी, 10.3% की नेगेटिव होगी। तो वो भी एक पॉजिटिव रिवीजन ही आप मान सकते हैं, क्योंकि 14.8% नेगेटिव से उसको 10.3% नेगेटिव कर दिया है। तो इसमें भी एक पॉजिटिव रिवीजन की है। लेकिन इन सभी नंबर्स के पीछे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो नंबर्स है, ये 13% जो है, ये नॉमिनल जीडीपी की नंबर है, नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ की नंबर है। अब इसमें जब हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 7-8% का है, तो रियल जो जीडीपी ग्रोथ है वो केवल 4-5% की ही है। तो हम अगर रियल जीडीपी की ग्रोथ की टर्म्स में अगर बात करें तो अभी भी ये नंबर्स काफी मॉडरेट से ही हैं, बहुत ज्यादा कोई बुलिश नहीं है। सेकेंड फैक्टर ये भी है कि जो इस साल की जो बेस है वो इतनी छोटी है। आपको याद होगा कि अप्रैल टू जून क्वार्टर में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो -24% थी, तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 24% से। तो इतनी छोटी बेस के ऊपर अगर थोड़ा बहुत हम ग्रो कर भी लेते हैं तो वो ऑप्टिकली तो वो नंबर आपको हाई दिखेगा ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन ये सभी जो इल्यूजन्स हैं, जो ये ऑप्टिकली हाई नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक तो इन्फ्लेशन इतना हाई है जिसके चलते कि जो नॉमिनल जीडीपी नंबर्स हैं वो आपको इन्फ्लेटेड दिखेंगे, बट रियल जीडीपी नंबर्स अभी भी उतने म्यूटेड ही हैं। और दूसरी फैक्टर ये है कि इस साल की बेस इतनी छोटी है, तो अगले साल की जो ग्रोथ होगी वो तो आपको थोड़ी ऑप्टिकली हाई दिखेगी। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप ऐसे नंबर्स एनालाइज करते हैं या फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा है कि दिसंबर 2021 यानी कि अगले साल के दिसंबर में वो एक्सपेक्ट करती है कि सेंसेक्स 50,000 मार्क को टच कर रही होगी। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि 10 से 15% के बीच में अपसाइड उन्हें दिख रहा है निफ्टी और सेंसेक्स में। वीआईपी के Q2 के जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े सोबरिंग थे, थोड़े वीक थे। हालांकि आपको पता होगा वीआईपी इंडस्ट्रीज एशिया की सबसे बड़ी लगेज मेकर है, केवल इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी लगेज मेकर है।
तो बहुत बड़ी कंपनी है, वैसे स्मॉल कैप कंपनी है बट अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है, अपने सेगमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसके जो Q2 के रिजल्ट्स थे वो काफी वीक थे, जो एक्सपेक्टेड भी था। अभी कोई लगेज की खरीदारी तो हो नहीं रही, कोई लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, तो लगेज क्यों खरीदेंगे लोग। तो इसके जो Q2 रिजल्ट्स है वो काफी वीक थे, बट इसकी जो लॉसेस थी वो 51 करोड़ से घट के 35 करोड़ हो गई। तो ये एक पॉजिटिव बात थी कि इसने अपनी कॉस्ट कटिंग करके थोड़ी बहुत लॉसेस कम की हैं। फिर पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो इसकी जो सेल्स हुई है वो करीबन डबल हो गई, 58 करोड़ से बढ़ के 108 करोड़ हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। फर्दर उन्होंने ये कहा है कि इट प्लान्स टू कट कॉस्ट वर्थ ₹180 करोड़ इन दिस फिस्कल and has stated that 50% of the cost cutting measures are likely to continue even after sales return to normal levels। तो उन्होंने काफी अग्रेसिवली कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए हैं। और कॉस्ट कटिंग में आपको पता होगा कि एक कंपोनेंट ये भी होता है कि बहुत सारी ले ऑफ्स भी होती हैं, तो इस सच्चाई को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी कॉस्ट कटिंग मेजर्स के कारण इन्होंने अपनी जो लॉस थी उसको काफी कट कर लिया है। उसी तरह टाटा स्टील के जो रिजल्ट्स थे उनकी प्रॉफिट में करीबन 50% की ड्रॉप आई है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो ये 2019 की जुलाई से सितंबर क्वार्टर में जो इनकी प्रॉफिट्स हुई थी उससे 50% की ड्रॉप आई है इस साल के जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में। इनकी जो टोटल रेवेन्यू थी वो बढ़ी है करीबन 7%, तो मॉडेस्ट सी इंक्रीज आई है रेवेन्यू में, बट प्रॉफिट्स काफी ज्यादा डिप किए हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, जो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बीच में डील हुई थी उसको सीसीआई, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने अप्रूव कर दिया उस डील को। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेजॉन और रिलायंस रिटेल के बीच में जो एक पंगा चल रहा था कि फ्यूचर रिटेल की बिजनेस रिलायंस रिटेल को नहीं बेची जा सकती थी विदाउट अमेजॉन परमिशन। इसके बारे में सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर ने अमेजॉन के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन इंडिया में उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिली, कोई वैलिडिटी नहीं मिली, और अब तो सीसीआई ने भी अप्रूव कर दिया है। तो मोस्ट लाइकली ये डील आगे बढ़ेगी और रिलायंस रिटेल का टेक ओवर ऑफ फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल आर्म विल गो थ्रू, इसकी ऑलमोस्ट 100% गारंटी हो गई है। इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक और न्यूज है कि आप रिलायंस रिटेल का ही मान सकते हैं कि उन्होंने अर्बन लैडर को टेक ओवर कर लिया। अर्बन लैडर आपको पता होगा कि इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर होम फर्नीचर एंड डेकोर प्रोडक्ट्स एंड हैज अ चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। तो अर्बन लैडर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल ऑनलाइन सेल्स होती है इनकी फर्नीचर और डेकोर प्रोडक्ट्स की, होम डेकोर प्रोडक्ट्स की, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुझे लगता है मोस्ट लाइकली अपने रिटेल आर्म के लिए अक्वायर कर लिया। तो ये भी एक फेदर इन द कैप आप मान सकते कि रिलायंस रिटेल के ऊपर आ गई है। एक और बहुत बड़ी न्यूज इस वीक ये रही कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम के अंदर डाल दिया है और उसकी मर्जर अब होने वाली है डीबीएस बैंक इंडिया के साथ। और ये जो मोरेटोरियम है वो दिसंबर 16 यानी कि अगले महीने की 16 तारीख तक रहेगा। उस समय तक कस्टमर्स जो हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, वो केवल 25,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं जब तक ये मोरेटोरियम पीरियड अगले मंथ तक रहता है। तो इसके बारे में आप वीडियो पॉज करके और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बट बेसिकली लक्ष्मी विलास बैंक की जो नेट एनपीए थी इतनी ज्यादा एलिवेटेड लेवल्स पे थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी कि ये रिकवर कर पाएंगे अपने जो सारे एसेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि जो सारे लोन्स दिए हैं उनको रिकवर कर पाएंगे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। तो बैंक को डूबने से बचाने के लिए इसको डीबीएस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक अनाउंसमेंट किया कि वो अब लाइट वेट ट्रैक्टर्स भी बनाने वाले हैं। The country's largest tractor maker has announced plans to manufacture lightweight tractors at its तेलंगाना facility। तो तेलंगाना स्टेट में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उन्होंने कहा है कि उसमें वो लाइट वेट ट्रैक्टर्स भी अब मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और आपको पता है कि खरीफ आउटपुट और गुड कैश फ्लो इन द रूरल मार्केट के कारण इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। ट्रैक्टर मेकर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट वॉल्यूम्स गिवन दैट द डिमांड इज करेंटली आउटपेसिंग सप्लाई। तो आपको पता होगा कि रूरल सेक्टर में इतनी अच्छी हेल्दी डिमांड बनी हुई है कि एक्चुअली द डिमांड इज आउटपेसिंग सप्लाई, सप्लाई से भी ज्यादा डिमांड है। और उस डिमांड को केटर करने के लिए, अपनी सप्लाई कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लाइट वेट ट्रैक्टर्स में भी फोरे करने की प्लान्स की, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है। टाइटन कंपनी, जो आपको पता होगा कि सनग्लासेस, वॉचेस, परफ्यूम्स, बहुत सारे जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं, रिटेल कंजम्पशन की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको बनाने वाली कंपनी है टाइटन। दे हैव शोन इंप्रूव ट्रैक्शन ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव सीजन में इनकी सेल्स बढ़ी है। टाइटन्स ज्वेलरी बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। तो इनकी जो ज्वेलरी बिजनेस, जिससे 80% टोटल रेवेन्यूज के, टोटल जो इनकी रेवेन्यूज होती हैं उसकी 80% ज्वेलरी बिजनेस से आती है। दैट सेगमेंट हैज रजिस्टर्ड अ 15% ग्रोथ इन द 30-day फेस्टिव पीरियड। तो दशहरा से दिवाली तक की जो पीरियड है उसमें 15% की ग्रोथ आई है इनकी ज्वेलरी बिजनेस में, जो कि काफी पॉजिटिव है।
लेकिन इनकी वॉच और वेरेबल्स जो बिजनेसेस हैं, जिसमें आई ग्लासेस आ गए, वॉचेस आ गए, डिजिटल वॉचेस आ गए, उसमें भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई एंड द सेल्स फॉर दोज सेगमेंट्स हैज रीच्ड द लेवल्स ऑफ सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में जो सेल्स हो रहे थे वेरिएबल सेगमेंट में, उस लेवल्स पे वो सारे सेल्स पहुंच गए। लेकिन इनकी जो ग्रोथ मोस्टली आ रही है वो ज्वेलरी बिजनेस से आ रही है। तो ज्वेलरी बिजनेस ने पिछले साल की जो सेल्स थी उसकी भी 15% उसमें ग्रोथ दिखी है, लेकिन वेरिएबल्स बिजनेस पिछले साल की सेल्स फिगर्स के आसपास पहुंच गई है। वोडाफोन आइडिया को एक और फंडिंग ऑफर मिली है ओक ट्री कैपिटल से। उनकी प्लान है $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की। वीआई जो इंडियन वोडाफोन की जो इंडियन सब्सिडरी है वीआई, जिसका नाम अब हो गया, उसमें $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने करने की प्लान की है। हीरो मोटोकॉर्प के जो सेल्स थे वो 14 लाख यूनिट्स उन्होंने सेल किए। 32 डे फेस्टिव पीरियड जो हमने बात की कि दशहरा से दिवाली की जो 32 डे की पीरियड थे उसमें 14 लाख यूनिट्स उन्होंने सेल किए मोटर बाइक से। उसी तरह नेस्ले इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि उसकी जो रूरल डिमांड है उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इनको दिख रही है। जो इन होम प्रोडक्ट्स हैं, जो रेडी टू ईट मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, नूडल्स, सॉसेस, कॉफी वगैरह, उसमें सितंबर क्वार्टर में इनको काफी हेल्दी ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है। जो टीयर 2, 3 और 4 टाउन्स हैं या फिर जो रूरल मार्केट्स हैं, यानी कि जो सेकंड थर्ड टीयर सिटीज हैं या फिर जो रूरल एरियाज हैं, वहां से इनको काफी अच्छी डिमांड दिख रही है। ऑपरेशनल इश्यूज अभी भी हैं, जो सप्लाई चेन की इश्यूज की हमने पहले भी बात की वो अभी भी हैं, बट रूरल सेक्टर से इनकी डिमांड अच्छी खासी इनको दिख रही है। नेस्ले इंडिया की अगले 3-4 सालों के भीतर 2600 करोड़ की कैपेक्स करने की कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 2600 crores over the next 3-4 years to increase its manufacturing capacity। तो कैपेक्स की इनकी प्लान है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की इनकी प्लान है ओवर द नेक्स्ट 3-4 years। निफ्टी के कुछ खास इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो निफ्टी का पी फिर से जंप कर गया है और इतनी जो पॉजिटिव मूवमेंट निफ्टी के प्राइस में आई है उसके कारण ऑब्वियसली इसकी जो पी वैल्यू है वो अभी फिर से इन्फ्लेट होकर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गई। 35-36 की जो वैल्यू है वो ऑल टाइम हाई है, तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पी वैल्यू पहुंच गई निफ्टी की। और अर्निंग्स हमने देखा था कि 2 हफ्ते पहले ये अर्निंग्स करीबन 371 तक पहुंच गई थी, थोड़ी रिबाउंड करके, बट फिर से एक गिरावट आई है। कुछ कंपनीज ने अपनी जो अर्निंग्स पोस्ट की हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिसके कारण हमने देखा कि निफ्टी की जो ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर है, वो घट के फिर से 364 हो गई है। तो अर्निंग्स घट गई हैं और प्राइस वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पी फिर से अपने एलिवेटेड लेवल्स पे, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंच गया है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.95 है। तो जो हमने पहले भी कई बार बात की है, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जब 1 से कम होती है तो मानते हैं कि निफ्टी अभी ओवरऑल बुलिश है, और पीसीआर वैल्यू जब 1 से ज्यादा होती है तो मानते हैं कि निफ्टी अभी ओवरऑल बेरिश है। तो अभी निफ्टी, क्योंकि ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के पास ही है, 0.95 है, तो बहुत ही माइल्डली, बहुत ही स्लाइटली बुलिश आप कह सकते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, ये हमने पहले के कई चार्ट्स में देखा। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रख सकते हैं कि निफ्टी अभी ओवरऑल स्लाइटली बुलिश कैटेगरी में है, बट वॉलेटिलिटी भी परसिस्ट करेगी। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपकी ये हो सकती है, मेरी तो यही है कि अभी अपने एसआईपी को आप कंटिन्यू करें। मौका जब आए तभी अपने एसआईपी को बढ़ाएं, दोगुना तिगुना तभी करें जब मौके आपको अच्छे दिखे। इस हफ्ते मुझे ऐसे कोई खास मौके नहीं दिखे, और यहीं पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपका काम आएगा, क्योंकि जब कोई अच्छे स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे आते हैं, और उसकी डिस्कशन हम हर जो सेकंड वीडियो होती है संडे की वीकली रिव्यू में हम सेकंड वीडियो देखते हैं, तो उस वीडियो में हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। स्पेसिफिक स्टॉक्स जो उस वीक में आपको अच्छे प्राइस लेवल्स पे मिल रहे हैं उसी को हम केवल इंक्लूड करते हैं, और उसकी प्राइस लेवल्स की बात करते हैं कि किस किस प्राइस लेवल्स पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन सारे स्टॉक्स में। तो वो वीडियो अगर आप फॉलो करते रहते हैं और अगर आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहती है, तो इस मार्केट सिचुएशन में भी, ऐसे करंट मार्केट एनवायरनमेंट में भी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन दिखे। ऐसे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं, और उसकी हम डिस्कशन वीकली बेसिस पे हमेशा करते रहते हैं। तो अपनी जो हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा स्टैगर करके डिप्लॉय करें, थोड़ी केयरफुली, थोड़ी कॉशियसली डिप्लॉय करें, क्योंकि निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, निफ्टी में थोड़ी फ्रॉथ बनती जा रही है। तो निफ्टी में जब तक कोई अच्छी कंसोलिडेशन या फिर एक अच्छी माइल्ड करेक्शन नहीं आती है, तब तक निफ्टी में थोड़ी फ्रॉथ रह सकती है। तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करते रहें, ऑन रेगुलर बेसिस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। लेकिन आप अगर थोड़ी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहते हैं, तो आप अपनी वॉच लिस्ट को तैयार रखें, और हम जो सेकंड वीडियो में डिस्कशन करते हैं वो आपके लिए यहाँ पे इस तरह से यूजफुल रह सकती है। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई स्टॉक्स जिसकी भी हम डिस्कशन करते हैं अपने वीकली रिव्यू में, वो स्टॉक्स जब भी आपको अच्छी प्राइस लेवल्स पे आते हैं तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन या एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूं, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं
अगर वो स्टॉक्स आपकी फ्रेमवर्क, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट होते हैं और वो प्राइस लेवल्स आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही लगते हैं, तो आप उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन मैं आपको एक प्रॉम्प्ट की तरह काम करता हूँ, और आप अगर कहीं बिजी भी होते हैं, कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं, तो आपको एक क्विक नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप अकॉर्डिंगली उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं अगर आपकी थॉट प्रोसेस अलाउ करती है तो। अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाते रहें, यही वो मौका है, यही वो समय है जब आप अपनी कैश पोजीशन को हेल्दी रोबस्ट तरीके से स्ट्रांग बना के रखें, क्योंकि जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद फिर मौके आएंगे, स्पेशली बीएफएसआई स्टॉक्स में, तो हम अच्छे हेल्दी वे में अच्छे तरीके से तभी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म, जब हमारे पास कैश पोजीशन अच्छी खासी बनी रहे। तो मेजर टेक अवेज यही है कि आप अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें, स्ट्रांग बना के रखें, हेल्दी बना के रखें, एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें ताकि आपकी फोमो की फीलिंग आप में क्रीप अप ना हो, आप डेस्परेशन में आके कोई इन्वेस्टमेंट ना करें कि एक ही बार में सारे के सारे पैसे झोंक दिए, वो आपकी फीलिंग ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट रेगुलर चलती रहे। लेकिन आप अगर साइड में अपनी कैश पोजीशन बना के रखते हैं और मार्केट में कोई करेक्शन या कंसोलिडेशन के कारण कोई अच्छे मौके आपको मिलते हैं, तो आप अच्छी तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे जब आपके पास कैश पोजीशन अच्छी खासी बनी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क या ये अप्रोच आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी टू स्टे काम एंड कलेक्टेड एंड टू कंटिन्यू योर रेगुलर इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो टेक advantage of any opportunities that arise due to near term volatility। तो आई होप कि ये सारी जो हमने डिस्कशन की ये आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।